का एहसास हुआ तो उसने तुरंत पिंकी को उसके हैंडबैग से पेन किलर निकालने को कहा। पिंकी ने भी जैसा उसे बोला गया वैसा किया और पेन किलर आशना को दे दिया। आशना ने झट से पेन किलर ले लिया। पेन किलर लेने के बाद आशना बेड पर लेट गई थी। आशना को लेटा हुआ देख पिंकी तुरंत नीचे गई और थोड़ी देर बाद गर्म पानी की थैली लेकर दोबारा ऊपर आई। पेन किलर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और अब गर्म पानी के थैली ने उस असर पर 4 चांद लगा दिए थे। चूंकि पानी की थैली थोड़ी ज्यादा गर्म थी, इसलिए आशना ने उसे चादर के ऊपर ही रखा था। थोड़ी देर बाद आशना को परम आनंद की प्राप्ति होने लगी थी। पिंकी अब आशना के पास ही बैठी थी और अपनी मासूम आंखों से आशना को देख रही थी। कमरे का वातावरण एकदम शांत ध्वनि से गुजर रहा था, इसलिए आशना ने बात जारी रखते हुए पिंकी से कहा, अच्छा मुझे बताओ आगे क्या करने का इरादा है, क्या बनना चाहती हो? पिंकी ने यह सुनते ही टपाक से जवाब दिया, हीरोइन। पिंकी का जवाब सुनकर आशना एकदम अचंभित हो गई और उसके दिमाग में संजना का ख्याल आने लगा था। इससे पहले कि आशना आगे कुछ बोलती कि तभी दरवाजे पर ठक ठक की दस्तक हुई और बाहर से नौकर गोपाल की आवाज आई, मिस संजना, आपके लिए अदरक वाली चाय लाया हूं। आशना के इशारे पर पिंकी ने दरवाजा खोला और नौकर गोपाल को अंदर आने दिया। नौकर गोपाल ने बेड टेबल पर चाय रखी और पिंकी की तरफ देखकर बोला, चलो पिंकी, मिस संजना को अब आराम करने दो और तुमको भी जल्दी उठकर पढ़ाई करनी है ना। ये बोलते ही पिंकी ने गुड नाइट विश किया और नौकर गोपाल के साथ कमरा बंद कर बाहर चली गई। जब तक आशना उस हीरोइन वाली बात के सदमे से बाहर आई और उसके मुंह से थैंक यू निकला, तब तक पिंकी जा चुकी थी। अदरक वाली चाय पीने के बाद आशना अब बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। पेन किलर ने और गर्म पानी। गर्वित खड़ा था जो एक हाथ में सिगरेट पकड़े किसी से फोन पर बात कर रहा था। मतलब गर्वित उस गाड़ी में नहीं था। ये देखकर नौकर गोपाल सकपका गया था। मन ही मन नौकर गोपाल के शब्द, सही कहते हैं, गर्वित साहब को शायद कोई नहीं समझ सकता, फूट फूट के बाहर आने लगे थे। गर्वित को देखकर नौकर गोपाल सदमे में जा चुका था और अपने मुंह पर काबू नहीं रख पाया और एक जोरदार चीख के साथ आवाज लगा दी, गर्वित साहब। चूंकि नौकर गोपाल का कमरा गार्डन के पास सर्वेंट क्वार्टर्स में था, इसलिए वो चीख गर्वित को आराम से सुनाई थी। लेकिन गर्वित ने उस चीख को नजरअंदाज किया और अपनी दुनिया में मदमस्त हाथ में सिगरेट लिए किसी से बातें किए जा रहा था। रात अपने बेताब आलम को बेपनाह जगह दे रही थी। गर्वित की धीमी धीमी आवाज कानों में साफ साफ सुनाई दे सकती थी। गर्वित ने तो नौकर गोपाल की आवाज को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन नौकर गोपाल ने अपने कान खिड़की के पास चिपका दिए थे। भले ही रात के शांत आलम में गर्वित की आवाज गार्डन में गूंज रही थी, लेकिन नौकर गोपाल को साफ शब्द सुनाई नहीं पड़े थे। हाँ, तू पैसे देना यार। अच्छा, कब है? ओह। जब ये शब्द नौकर गोपाल के कानों में पड़े तो उसके लिए तो ये काला अक्षर भैंस बराबर ही था। लेकिन शायद आप समझ गए होंगे कि ये पैसे का लेन देन क्यों हो रहा था। अरे भूल गए, गर्वित ने रॉयल राजपुताना होटल के कमरे का बिल नहीं चुकाया था, इसलिए वो सूरज से फोन पर बात कर रहा था। गर्वित ने नौकर गोपाल की आवाज सुनी थी। जैसे ही गर्वित ने कॉल कट किया, उसने अपनी गर्दन घुमाते हुए नौकर गोपाल की खिड़की की ओर देखा, लेकिन उसके मुंह से कोई स्वर नहीं निकले थे। गर्वित ने पहले अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को महत्व देते हुए उसे अपने होठों में दबाया और एक लंबा कश लेते हुए धुएं का गुब्बार छोड़ा। जब गर्वित के फेफड़ों से सारा धुआं बाहर आ गया, तब उसने बोलने का कष्ट किया और नौकर गोपाल की तरफ देखते हुए पूछा, अब कैसी है वो? मिस संजना ने दवाई ले ली है और वो सो चुकी है, नौकर गोपाल ने जवाब दिया। नौकर गोपाल जानता था कि गर्वित किसके बारे में पूछ रहा है, इसलिए उसे बताने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा था। गर्वित ने कहा, ठीक है, और बात को खत्म करते हुए आसमान में तारों को देखते हुए सिगरेट पीने लगा। गर्वित के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं थे। जब सिगरेट का धुआं उसके मुंह से निकलते हुए उसके चेहरे को छू रहा था, तब गर्वित का चेहरा किसी बर्फ से ढकी पर्वत की चोटी की तरह दिख रहा था और उसे और ज्यादा आकर्षक बना रहा था। जब सिगरेट खत्म हो गई तो गर्वित ने आसमान को त्यागते हुए अपने शरीर से उठने का कष्ट किया और अपने कदमों को नौकर गोपाल की खिड़की की तरफ बढ़ाने लगा। एक सेकंड के लिए नौकर गोपाल को लगा कि वो उसके कमरे से होते हुए सीढ़ियां चढ़कर महल के अंदर चला जाएगा, लेकिन गर्वित सीढ़ियों के पास जाकर खड़ा हो गया।
कुछ देर गर्वित सीढ़ियों के पास ही खड़ा रहा और उसके बाद नौकर गोपाल की तरफ देखकर एक संदेशा दिया। उसका ध्यान रखना। ये बोलते हुए गर्वित सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए शू रैक तक गया। वहां से अपने जूते उठाए और उसे पहनकर पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ गया। कुछ 1 मिनट बाद नौकर गोपाल को कार के इंजन की आवाज सुनाई दी और धीरे धीरे जब कार बढ़ते हुए छोटे राजमहल से बाहर निकल गई तो वो आवाज भी कहीं वीराने में लुप्त हो चुकी थी। अंधेरे ने चांद की चांदनी को अपने धुएं के साए में भर रखा था और पूरे आगोश के साथ वो रात अपने मध्यम दौर को पार करने निकल पड़ी थी। आपको हमारे सिक्योरिटी ऑफिस से पिक करना है। जब आशना ने यह मैसेज देखा तो वो जान चुकी थी कि वो लेटर उसी इंसान ने भेजा होगा। आजकल के जमाने में किसी को भरोसा नहीं होगा कि अभी भी वो इंसान इतने पुराने तरीके से अपनी बात को लेटर में लिखकर संबोधित कर रहा है, क्योंकि यह जमाना व्हाट्सएप और टेलीग्राम का था। लेकिन आशना उस इंसान के साथ सिर्फ लेटर्स के माध्यम से ही जुड़ी हुई थी। आशना और वो इंसान एक दूसरे से 7 सालों से संपर्क में थे। सच कहूं तो भले ही आशना और वो इंसान एक दूसरे से 7 सालों से संपर्क में थे, लेकिन आशना उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। यहाँ तक कि साधारण से साधारण जानकारी जैसे उसका नाम या उसकी उम्र, आशना इन सभी बातों से पूरी तरह अनजान थी। आशना को सिर्फ इतना पता था कि वो इंसान आर्मी में है। शायद आशना को आर्मी वाली बात भी कभी पता नहीं चलती, लेकिन एक लेटर में उस इंसान ने गलती से कुछ वर्णन करते हुए वो बात उजागर कर दी थी। अगर इस लेटर वाले रिश्ते को शुरू से खंगाले तो उस इंसान ने ही आशना को सबसे पहले खत लिखा था। आशना तब डॉर्मेट्री में रहती थी। जब पहली बार उसे खत मिला तो एड्रेस पर उसका बेड का नंबर लिखा हुआ था और भेजने वाले का पता खाली था। आखिर ये इंसान कौन था? क्या वो इंसान आशना की हर बात जानता था? क्या ये इंसान आशना पर नजर रख रहा था? क्या ये इंसान हमारी कहानी को पूरी तरह से मोड़ देगा? क्या आशना उस इंसान और गर्वित के बीच पूरी तरह से फंस जाएगी? क्या हमें एक नई प्रेम कहानी देखने को मिलेगी? कहानी एक नए मोड़ के साथ एक प्रचंड अनुभव का एहसास कराएगी। बने रहिए हमारे साथ। ये प्यार नहीं आसान, सिर्फ